Hello friends, this is Himanshu Ranjan. Today I came up with revision lecture of appointment of auditor. Appointment of auditor section 139. तो सेक्शन 139 बोलता है कि अपॉइंटमेंट एक ऑडिटर है जो कंपनी में कैसे अपॉइंट होता है। गवर्नमेंट कंपनी के लिए अलग अपॉइंटमेंट का रूल्स है और नॉन गवर्नमेंट कंपनी के लिए अदर्स अपॉइंटमेंट का रूल्स है। तो पहले हम लोग देखते हैं नॉन गवर्नमेंट कंपनी। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी। जो नॉन गवर्नमेंट कंपनी होता है उसमें जो फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट होता है वो विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन वो BOD मीन्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करता है। बट जो अगर BOD अपॉइंट नहीं कर पाया विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन तो फिर जो शेयर होल्डर होते हैं वो अपॉइंट करेंगे विद इन 90 डेज इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। मतलब पहला 30 दिन में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करेगा। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अगर अपॉइंट नहीं कर पाया तो फिर 90 डेज में शेयर होल्डर मीन्स मेंबर अपॉइंट करेंगे विद इन 90 डेज फ्रॉम द इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। और जो 30 और 90 डेज दोनों है वो फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से लिया जाएगा। तो ये अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी ओवर हो गया। अब हम लोग आते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। तो जो गवर्नमेंट कंपनी होता है उसमें जो फर्स्ट ऑडिटर जो अपॉइंटमेंट होता है वो C&AG मीन्स कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है विथ इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी। बट अगर C&AG अपॉइंटमेंट नहीं कर पाया विथ इन 60 डेज तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है BOD मीन्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास। तो BOD विथ इन 30 डेज जिस दिन से उसका 60 दिन ओवर हो गया C&AG का उस दिन के बाद से 30 दिन तक रिस्पॉन्सिबिलिटी है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट करने का एक नया ऑडिटर ऑफ ए कंपनी। तो अगर कभी ऐसा भी हो सकता है उधर C&AG भी अपॉइंट नहीं कर पाया और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी अपॉइंट नहीं कर पाया तो फिर उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है मेंबर्स ऑफ ए कंपनी मीन्स शेयर होल्डर्स ऑफ ए कंपनी। वो अपॉइंट करेंगे विद इन 60 डेज जिस दिन से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का टाइम ओवर हुआ था उस दिन से 60 डेज रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है शेयर होल्डर या मेंबर्स ऑफ ए कंपनी को। अगर कोई भी अपॉइंट नहीं कर पाया सपोज दैट ऐसा तो होता नहीं है तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा मीन्स रीजनल डायरेक्टर अगर बोले तो यहाँ पे हम लोग दो पॉइंट देखते हैं गवर्नमेंट कंपनी से रिलेटेड। पहले बात हम लोग ये जानते हैं कि गवर्नमेंट कंपनी होता क्या है। गवर्नमेंट कंपनी होता है जो डिफाइंड है सेक्शन 2 सब सेक्शन 45 सेक्शन 2 क्लॉज 45। जितना भी जो डेफिनेशन होता है उसमें सब सेक्शन नहीं होता है, उसमें क्लॉज होता है। तो सेक्शन 2 क्लॉज 45 में होता है गवर्नमेंट कंपनी डिफाइंड है। तो गवर्नमेंट कंपनी बोलता है कि whose paid up share capital is more than 51% is held by सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या दोनों। मीन्स कुछ परसेंटेज स्टेट गवर्नमेंट होल्ड कर रहा है, कुछ परसेंटेज सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड कर रहा है। तो ये गवर्नमेंट कंपनी हुआ। एक पॉइंट हम लोग इसमें और देख रहे थे जो C&AG विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन अपॉइंट करता है एक नया ऑडिटर फॉर ए कंपनी इन गवर्नमेंट कंपनी। तो C&AG क्या होता है? C&AG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। C&AG होता है जो कि सेक्शन 148 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में डिफाइंड है। जैसे हम लोग का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बहुत सारा आर्टिकल्स है तो उसी तरह से ये जो C&AG है वो आर्टिकल 148 में डिफाइंड है। आर्टिकल 148 C&AG के लिए है। तो ये जो C&AG का जो अपॉइंटमेंट होता है वो भारत का जो प्रेसिडेंट होते हैं वो अपॉइंट करते हैं बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ही शैल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसका जो सैलरी वगैरह होता है जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट वगैरह का होता है ना उतना सैलरी इसका होता है। और इसको एक बार अपॉइंटमेंट अगर हो गया तो इसको आप हटा नहीं सकते। हटा सकते हैं तभी हटा सकते हैं जब इसको आप पे लोकसभा और राज्यसभा में बिल पास करना पड़ेगा तभी हट सकता है, ऐसे हट नहीं सकता है। इसलिए बहुत बड़ा C&AG होता है। तो ये भी होता है कि ये जो C&AG हम लोग क्या बोले कि C&AG अपॉइंट करता है फॉर ए गवर्नमेंट कंपनी। तो जैसे आप लोग कभी कभी ऐसा सोचते होंगे जो गवर्नमेंट कंपनी होता है वो इसका ऑडिट C&AG करता है, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिट C&AG नहीं करता है, गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट करता है C&AG। तो C&AG होता क्या है? C&AG
गवर्नमेंट का ऑडिट करता है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का ऑडिट करता है C&AG, ठीक है। और जो भी गवर्नमेंट कंपनी होगी जैसे कि IOCL, HPCL, BPCL और भी जैसे कोल इंडिया, तो NLC इंडिया, मतलब जितना भी जो गवर्नमेंट कंपनी है, तो एयर इंडिया, तो ये सब जितना भी गवर्नमेंट कंपनी है, तो इन लोग का ऑडिटर अपॉइंट करता है C&AG, ठीक है। ये थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट बताए थे। सो पहला हम लोग नॉन गवर्नमेंट कंपनी फर्स्ट ऑडिटर देख लिए और गवर्नमेंट कंपनी का भी फर्स्ट ऑडिटर देख लिए। अब उसके बाद हम लोग आते हैं सब्सिक्वेंट ऑडिटर इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी। जो नॉन गवर्नमेंट कंपनी होता है उसका जो सब्सिक्वेंट ऑडिटर होता है वो अपॉइंट होता है फर्स्ट AGM में। जो सब्सिक्वेंट ऑडिटर होता है ना कंपनी में, जो नॉन गवर्नमेंट कंपनी का है, वो फर्स्ट AGM में अपॉइंट होगा बाई मेंबर्स ऑफ ए कंपनी, फर्स्ट AGM में, और इसका ऑफिस टिल द 6th AGM तक रहेगा। मतलब कि जो फर्स्ट ऑडिटर जो अपॉइंट हुआ था उसका ऑफिस तो टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट AGM तक ही था, बट जो सब्सिक्वेंट ऑडिटर अपॉइंट होगा ये अपॉइंट होगा फर्स्ट AGM में, बट इसका होल्ड करेगा ऑफिस अप टू द कंक्लूजन ऑफ 6th AGM, ठीक है। तो ये तो हो गया अपॉइंटमेंट से रिलेटेड नॉन गवर्नमेंट का सब्सिक्वेंट ऑडिटर। तो जो अपॉइंटमेंट होगा नॉन गवर्नमेंट कंपनी का जो ऑडिटर सब्सिक्वेंट ऑडिटर, तो इससे पहले हम लोग को विलिंगनेस लेना पड़ेगा कि क्या आप एज एन ऑडिटर मेरे कंपनी में अपॉइंट होना चाहते हैं। अगर वो उसका विलिंगनेस अगर ठीक है तो ठीक है, अपॉइंट हो जाएगा। बट एक चीज और भी उससे लेना पड़ेगा कि आप डिस्क्वालीफाइड तो नहीं है एज पर सेक्शन 141 ऑफ कंपनी एक्ट 2013। तो डिस्क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया है सेक्शन 141 में, वो हम लोग लेटर स्टेज में देख लेंगे। तो उससे डिस्क्वालिफिकेशन के लिए भी पूछा जाएगा एज पर सेक्शन 141, और ये भी पूछा जाएगा कि आप विलिंगनेस तो है ना अपॉइंट होने के लिए कंपनी में। और जिस दिन सब्सिक्वेंट ऑडिटर अपॉइंट होगा एक कंपनी में, नॉन गवर्नमेंट कंपनी में, तो उस दिन से 15 दिन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंपनी को कि ROC मीन्स रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करे इन फॉर्म ADT1। ADT1 फॉर्म में कंपनी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ROC को बता दे कि हम एक नया ऑडिटर अपॉइंट किए हैं। बट ऐसा देखिए नॉर्मल कंपनी के लिए हो गया, बट एक ऐसा कंपनी है IFSC कंपनी, इसके लिए जो 15 दिन का क्राइटेरिया है वो 30 दिन का क्राइटेरिया है। मतलब इसके लिए 30 डेज का क्राइटेरिया दिया है, मतलब कुछ रिलीफ इसको दिया है कि आप जिस दिन आप नया ऑडिटर अपॉइंट करेंगे सब मतलब सब्सिक्वेंट ऑडिटर, तो आप 30 दिन तक, जिस दिन अपॉइंट हुआ उसके बाद का 30 दिन तक आप ROC मीन्स रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को इन्फॉर्म करते, इन्फॉर्म नंबर ADT1 फॉर सब्सिक्वेंट ऑडिटर। ये हो गया सब्सिक्वेंट ऑडिटर इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी। अब हम लोग आते हैं सब्सिक्वेंट ऑडिटर इन केस ऑफ ए गवर्नमेंट कंपनी। सब्सिक्वेंट ऑडिटर इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी को अपॉइंट करता है C&AG, और C&AG जो अपॉइंटमेंट करता है वो अपॉइंटमेंट करता है विथिन 180 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। और इसका जो ऑफिस है जो ऑडिटर अपॉइंट होगा वो टिल द कंक्लूजन ऑफ द एनुअल जनरल मीटिंग। और एक चीज आपको बताना चाह रहा हूँ, ये जो क्राइटेरिया है ना C&AG जो अपॉइंट करता है सब्सिक्वेंट ऑडिटर इन केस ऑफ ए गवर्नमेंट कंपनी, ये सेम क्राइटेरिया जो अपॉइंटमेंट का क्राइटेरिया है वो पोस्ट ऑडिटर एज पर सेक्शन 148 में भी एप्लीकेबल है। मतलब वहाँ भी जो पोस्ट ऑडिटर अपॉइंट होता है ना बाय BOD मीन्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तो विथ इन 180 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर अपॉइंट होता है, बट उसका भी ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ जब वो बोर्ड रिपोर्ट सबमिट वगैरह कर देता है तो वही है। मतलब उसका भी अपॉइंटमेंट 180 डेज स्टार्टिंग से है, इसका भी अपॉइंटमेंट 180 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर से है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, रोटेशन ऑफ ऑडिटर। इसे देखिए कंपनी में एक ही ऑडिटर को रखना में बहुत बड़ा गलत हो सकता है, क्योंकि एक ही ऑडिटर अगर कंपनी में बहुत दिन तक अगर रह गया तो फ्रॉड होने का चांसेस होता है। इसलिए कंपनी में ऑडिटर को रोटेट करवाना कंपलसरी होता है। तो ये जानते हैं कि कौन कौन सा ऐसा कंपनी है जिसको रोटेशन ऑफ ऑडिटर एप्लीकेबल है। जितना भी लिस्टेड कंपनी होता है, जितना भी लिस्टेड कंपनी मतलब जो कि स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, उसका तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कंपलसरी है कि वो उसका रोटेशन होगा ऑडिटर लिस्टेड कंपनी में। और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल मिनिमम 10 करोड़, प्राइवेट कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल मिनिमम 50 करोड़,
और जो कंपनी बच गया, ये सब क्राइटेरिया अगर नहीं फुलफिल किया, तो अगर उसका लोन बोरोइंग फ्रॉम बैंक या बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या फिर उसका पब्लिक डिपॉजिट मोर देन 50 करोड़ अगर है, तो भी उसको रोटेशन ऑफ ऑडिटर करवाना पड़ेगा, ठीक है। बट कुछ ऐसा भी हो सकता है, कुछ ऐसा मतलब कंपनी है जो कि एक क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, करने के बावजूद उसको रोटेशन ऑफ ऑडिटर कर मतलब अपॉइंट जो रोटेट होगा ना जो ऑडिटर, वो कराना कंपलसरी नहीं है। कौन कौन ऐसा कंपनी है जिसको एग्जेम्पशन दिया गया फॉर द रोटेशन ऑफ ऑडिटर? ये है ओपीसी 1% कंपनी, फिर है स्मॉल कंपनी जो कि सेक्शन 2 क्लॉज 85 में डिफाइंड है, इसको भी एग्जेम्पशन है, और जो आईएफएससी कंपनी है इसको भी एग्जेम्पशन दिया गया कि आप रोटेशन ऑफ ऑडिटर नहीं भी करवाएं तो चलेगा। अब हम लोग ये जानते हैं कि एक जो ऑडिटर अपॉइंट होता है वो कितनी बार एक कंपनी में हो सकता है। तो एक इंडिविजुअल अगर एक कंपनी में अपॉइंट होता है एज एन ऑडिटर, तो 1 टर्म ऑफ 5 कॉन्सिक्यूटिव ईयर वो एज एन ऑडिटर कंपनी में काम कर सकता है। बट अगर एक फर्म अपॉइंट हो रहा है, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट का फॉर्म होता है ना, वो अगर एक फॉर्म अपॉइंट हो रहा है कंपनी में, तो वो 2 टर्म ऑफ 5 कॉन्सिक्यूटिव ईयर तक एज एन ऑडिटर एक कंपनी में काम कर सकता है, ठीक है। तो ये दोनों का अपॉइंटमेंट हम लोग देख लिए। तो इसके बाद जो अपॉइंट होगा ना, उसके बाद इसको कूलिंग पीरियड मतलब करना पड़ेगा। मतलब कूलिंग पीरियड मतलब कि जैसे कि इंडिविजुअल 1 टर्म ऑफ 5 कॉन्सिक्यूटिव ईयर एंड फॉर्म 2 टर्म ऑफ 5 कॉन्सिक्यूटिव ईयर, ठीक है। तो इसमें इसके बाद का 5 साल वो कंपनी में अपॉइंट नहीं हो सकते हैं। मतलब कूलिंग पीरियड मतलब एक तरह का डिस्क्वालिफिकेशन समझ लीजिए, वो अगला 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाइड हो गया, बट उसके बाद वो अपॉइंट हो सकता है, ठीक है। एक चीज और बताना चाहता हूँ, जैसे कि कोई कंपनी अगर चाहता है कि नहीं 1 टर्म बोल रहा है तो इसको मैं 4 साल तक अपॉइंट करता हूँ और 1 साल पहले उसको हटा देता हूँ, फिर 1 साल में किसी और को रख लेता हूँ, फिर 1 साल ओवर होने के बाद फिर इसका टर्म आ जाएगा। बट ऐसा नहीं है, लॉ में लिखा हुआ है कि एक टर्म अगर 5 साल से कम भी अगर किसी ऑडिटर को अपॉइंट किए तो वो एक टर्म में काउंट होगा। तो अगर कोई भी डायरेक्टर, अगर कोई भी ऑडिटर को अगर आप 4 साल के बाद अगर हटाते हैं ये इंटेंशन से कि आप इसको 1 साल के बाद अपॉइंट करेंगे, तो ऐसा आप गलत सोच रहे हैं। क्योंकि 4 साल के बाद अगर उसको आप रिमूव कर रहे हैं, मतलब आप उसको मतलब कह रहे हैं कि आप अगले साल आइएगा, तो उसी टर्म जिस दिन 4 साल उसको ओवर हुआ उसी समय उसका एक टर्म ओवर माना जाएगा। तो जिस दिन वो 4 साल ओवर होगा ना, तो उसके बाद का 5 साल वो डिस्क्वालीफाइड होगा, डिस्क्वालीफाइड माना जाएगा। मतलब कि एक तरह का बोले तो लॉ के हिसाब से कूलिंग पीरियड होगा वो 5 साल के लिए। वो अपॉइंट एज एन ऑडिटर उस कंपनी में नहीं हो सकता है, बट वो 5 साल ओवर होने के बाद वो उसी कंपनी में एज एन ऑडिटर काम कर सकता है। इतना हो गया। अब हम लोग आते हैं कैजुअल वैकेंसी। कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर नहीं, यहाँ पे कैजुअल वैकेंसी एज एन ऑडिटर के बारे में देख रहे हैं, ठीक है। तो पहले तो ये जानते हैं कि जो कैजुअल वैकेंसी ऑफ ऑडिटर होता है, वो कैजुअल वैकेंसी होता क्या है। कैजुअल वैकेंसी मींस द ऑडिटर वैकेट द ऑफिस बिफोर द टेन्योर ऑफ देयर विथिन टेन्योर ऑफ देयर ऑफिस। जैसे कि जितना दिन उसका ऑफिस था उससे पहले अगर वो ऑफिस छोड़ देता है ऑडिटर, तो उसी को कैजुअल वैकेंसी बोलता है। तो एक जो नॉन गवर्नमेंट कंपनी होता है उसमें है जो कि नॉन गवर्नमेंट कंपनी है कि अगर कैजुअल वैकेंसी अगर हो जाता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कि विथिन 30 डेज जिस दिन से जो ऑडिटर था वो कंपनी छोड़ के गया, तो 30 डेज तक एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक नया ऑडिटर को अपॉइंट कर ले। बट ऐसा हो सकता है ना कि जो कभी कि जो ऑडिटर कंपनी छोड़ के गया वो रेजिग्नेशन करके गया है, मतलब रिजाइन करके गया। तो ऐसा भी तो है कि हो सकता है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का से परेशान होकर के वो रिजाइन मारा हो। तो इस कंडीशन पे अगर वो रिजाइन करके गया है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट नहीं करेगा। सिंपल ऐसी क्राइटेरिया रहेगा तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करेगा विथिन 30 डेज जिस दिन से वो रिजाइन, मतलब जिस दिन से वो कंपनी छोड़ के गया, ठीक है। बट इन केस ऑफ रेजिग्नेशन ऑफ एन ऑडिटर कैजुअल वैकेंसी होता है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ओनली रिकमेंड करेगा शेयर होल्डर को, बट उसमें शेयर होल्डर अपॉइंट करेगा एक नया ऑडिटर इन कंपनी के लिए, ठीक है। अब आते हैं कैजुअल वैकेंसी इन केस ऑफ
गवर्नमेंट कंपनी, जो एक गवर्नमेंट कंपनी होता है उसमें अगर जो ऑडिटर है वो समय के पहले अगर चला गया कंपनी छोड़ करके गवर्नमेंट कंपनी में, तो एक नया जो ऑडिटर अपॉइंटमेंट होगा उसका CNDG अपॉइंट करेगा, वो भी विथिन 30 डेज। मतलब एक CNDG अपॉइंट करता है, मतलब सब्सिक्वेंट ऑडिटर भी इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, और अगर कैजुअल वैकेंसी भी हो जाता है कंपनी में इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, तो CNDG ही अपॉइंट करेगा विथिन 30 डेज ऑफ दैट वैकेंसी ऑफ दैट ऑडिटर, चाहे वो वैकेंसी नॉर्मल ऐसे वैकेंसी हो या फिर रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर क्यों नहीं हो, अपॉइंटमेंट CNDG ही करेगा। ठीक है, तो सो फ्रेंड्स, टुडे आई हैव कंप्लीटेड सेक्शन 139 अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। अगर मेरा शॉर्ट वीडियो रिवीजन वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक माय वीडियोस एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, उससे भी ज़्यादा प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। सो थैंक यू।